तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जिन्यू अपने फ़ोन में अपना इंटरव्यू देख रही होती है। तभी वह नोटिस करती है कि इंटरनेट के ऊपर कई सारे लोगों ने उसका नाम यूज़ करके मेकअप का सामान और कपड़े बेचना स्टार्ट कर दिया होता है और पूरा इंटरनेट बस उसी के नाम से भरा हुआ होता है, जो देखकर उसे कुछ ठीक नहीं लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जियांसू जिन्यू को अपने साथ लेकर उसके लिए कुछ नए कपड़े खरीदने के लिए आई हुई होती है। वहीं वह बोल रही होती है, हेनरी को आपके ऊपर इस तरह गुस्सा नहीं होना चाहिए। वह बस आपसे यहाँ पर जेलसी फील कर रहा है क्योंकि आप उससे ज़्यादा फेमस हो चुकी हो, तो आप उसके ऊपर ध्यान मत दो। तभी जिन्यू बोलती है, यहाँ पर हेनरी के गुस्सा होने का कारण बिल्कुल सही है। वह यहाँ पर फेमस तो हो गई है, पर धीरे धीरे उसका फेम और भी बढ़ता चला जा रहा है, जो वह नहीं चाहती है। और अपने इस फेम को मेंटेन करने के लिए वह रोज नए कपड़े खरीदती है, साथ ही साथ काफ़ी महंगे मेकअप का भी यूज़ करती है, जो सब खरीदने के उसके पास पैसे ही नहीं हैं। और इन सभी चीज़ों का बर्डन हेनरी के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, तो उसका गुस्सा होना लाजमी है। और अब वह यहाँ पर खुद को शीशे में देखती है तो वह खुद को ही पहचान नहीं पा रही है। वह पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। उसका सपना था कि वह एक पीसफुल लाइफ जिए, पर इस फेम की वजह से वह अपने इस सपने के बारे में भूल गई और अपने फेम के पीछे भागने लगी। पर अब यह सब कुछ बहुत हुआ, क्योंकि यह सब कुछ करने का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं। उसने नोटिस किया कि यहाँ पर कई सारे लोग उसे एडमायर कर रहे हैं, और अगर वह इंटरनेट पर महंगे कपड़े और मेकअप का सामान खरीदते दिखेगी तो ज़्यादातर लोग उसकी तरह दिखने के लिए उन सामानों को खरीदकर अपने पैसे वेस्ट करेंगे, जो वह नहीं चाहती है। तभी जियांसू उदास होते हुए बोलती है, वह बस यहाँ पर जिन्यू को फेमस कर देना चाहती थी, जिससे फ्यूचर में जिन्यू को कभी भी पैसों की जरूरत ना पड़े। जिन्यू बोलती है, तुम्हें यहाँ पर सैड फील करने की कोई जरूरत नहीं। वह बस यहाँ पर मेकअप का महंगा सामान और कपड़े खरीद कर लोगों को गुमराह करना नहीं चाहती है। वह यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहती है। वह बस एक नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। अब यह सुनते ही जियांसू वहाँ पर जिन्यू से माफ़ी मांगती है। वहीं पर यह सब सुनकर जियांसू भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अब वह दोनों वहाँ पर आपस में बात करते हुए मॉल से बाहर जाने लगते हैं। तभी जियांसू बोलती है, आज उसने मीडिया के साथ जिन्यू की मीटिंग रखी थी, तो क्या वह उस मीटिंग को कैंसिल कर दे। जिन्यू बोलती है, नहीं, उस मीटिंग को बदलकर एक लेक्चर बना दो, क्योंकि वह यहाँ पर अपने सभी फैंस को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहती है। और अब जियांसू ऐसा ही करती है, वह जिन्यू की मीडिया के साथ मीटिंग को एक लेक्चर में बदल देती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि जिन्यू का लेक्चर सुनने के लिए उसके कॉलेज में कई सारे लोग आए हुए होते हैं, पर उस लेक्चर में मीडिया का आना मना होता है, क्योंकि उन्हें कहीं से इंटेल मिली होती है कि मीडिया के लोग आज जिन्यू से कुछ सवाल पूछकर उसे बदनाम करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए सभी मीडिया के लोगों को वहां पर रोका जा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मीडिया के दो लोग अपना आईडी कार्ड छिपाते हुए नॉर्मल लोगों के साथ शामिल होकर हॉल में घुस जाते हैं। वहीं पर जियांसू ने हेनरी को भी इस लेक्चर में आने के लिए मैसेज किया होता है, पर हेनरी उसका फोन नहीं उठा रहा होता है। तभी वहां पर सैम का फादर और उसका मैनेजर आता है और अब वह जियांसू से बोलता है, क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। जियांसू बोलती है, अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है और उन्हें नहीं लगता कि इसके बाद जिन्यू कभी भी दोबारा मीडिया के साथ इंटरेक्ट करेगी, तो यह उनका लास्ट टाइम है। और अब वह उन दोनों को वहां पर उनकी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए थैंक्स करती है। और अब दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद जिन्यू का वहां पर लेक्चर स्टार्ट होता है। वहीं पर सैम भी छिपकर वह लेक्चर सुनने के लिए आया हुआ होता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि जिन्यू ने वहां पर अपने पुराने कपड़े पहने होते हैं, जो देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब वहां पर जिन्यू अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से माफ़ी मांगते हुए बोलती है, पहले यह एक मीडिया के साथ मीटिंग होने वाली थी, पर अचानक उसने इसे एक लेक्चर में बदल दिया, तो इसके लिए सभी लोग उसे माफ़ कर दे। और अब वहां पर जिन्यू अपना लेक्चर स्टार्ट करती है, जिसमें वह सभी लोगों को अपने लाइफ के बारे में बताने लगती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि हेनरी अपने घर में सोया हुआ होता है। तभी उसके फ़ोन का अलार्म बजता है और अब वह देखता है कि जियांसू ने उसके पास कई सारे मैसेज भेजे होते हैं। साथ ही साथ उसके फ़ोन पर कई सारे जियांसू के मिस्ड कॉल भी आए हुए होते हैं, जो देखते ही वह परेशान हो जाता है। और अब वह जल्दी जल्दी तैयार होते हुए कॉलेज की ओर भागते हुए जाने लगता है, क्योंकि वह अपनी मदर का लेक्चर मिस करना नहीं चाहता था। दूसरी ओर जिन्यू की स्टोरी को सुनकर उसके सभी फैंस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और मोटिवेट हो चुके होते हैं। वहीं पर मीडिया के वह दोनों लोग बैठे उसके लेक्चर के खत्म होने का इंतजार कर रहे होते हैं, जिससे वह सभी के सामने जिन्यू से सवाल पूछकर उसे एम्बैरेस कर सके। और अब जिन्यू बोलती है कि वह कभी भी यहाँ पर फेमस होना नहीं चाहती थी, वह बस एक पीसफुल लाइफ जीना चाहती थी। इसीलिए वह आज के बाद उन सभी लोगों को किसी भी टेलीविजन पर नहीं दिखाई देगी और ना ही वह मीडिया को कोई इंटरव्यू देगी। तो उसके फॉलोअर्स इंटरनेट पर उसके नाम का यूज करके बिक रहे सामानों को खरीदना बंद कर दे।
और अपने लाइफ को बेहतर करने में ध्यान दे। अब वहाँ पर जिनयू का लेक्चर खत्म होता है, जिसके बाद जियांसू आगे आते हुए सभी लोगों से बोलती है कि अब यहाँ पर जिनयू के फैंस उससे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। और अब वहाँ पर जिनयू के सभी फैंस एक एक करके उससे सवाल पूछना स्टार्ट करते हैं और जिनयू उन सभी के सवालों के काफी अच्छे जवाब देती है, जो सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पर उस लेक्चर को सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा मोटिवेट फील कर रहे होते हैं और अब वह सभी लोग लुक्स के पीछे भागना छोड़कर अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी मीडिया का एक पर्सन बीच में चिल्लाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर आपका और सैम का अफेयर चल रहा है? अब यह सुनते ही वहाँ पर बैठे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इस बारे में आपस में बात करने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हॉल में बैठी हुई एक दूसरी मीडिया पर्सन भी खड़ी होते हुए बोलती है, हमने सुना कि सैम ने आपको प्रपोज करने के लिए एक पूरा का पूरा अम्यूजमेंट पार्क बुक किया था। अब यह सब सुनकर जियांसू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह सिक्योरिटी से चिल्लाते हुए बोलने लगती है, आखिर मीडिया के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्हें यहाँ पर अंदर किसने आने दिया? वहीं पर सभी लोग अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। तभी जिनयू बोलती है, आप दोनों जो भी बात बोल रहे हो वह सच नहीं है। तभी वह लेडी अपने पास से एक फोटो निकालते हुए बोलती है, सैम ने यह पूरा अम्यूजमेंट पार्क आपको प्रपोज करने के लिए बुक किया था। इससे यह साबित होता है कि आप दोनों का अफेयर चल रहा है और आप एक 50 साल की लेडी हो, पर इसके बावजूद आपने एक बच्चे के साथ अफेयर किया। इसके लिए आपको अरेस्ट किया जाना चाहिए। और अगर इस कॉलेज में यह सब कुछ चल रहा है तो आखिर पेरेंट्स इस कॉलेज में अपने बच्चे को कैसे पढ़ने के लिए भेज सकते हैं? अब यह सुनकर वहां पर बैठे सैम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह खड़ा होते हुए वहां पर कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी सैम के फादर खड़े होते हुए बोलते हैं, आप दोनों के सवालों के जवाब देना यहाँ पर मैं पसंद करूंगा। मैं सैम का फादर हूँ और आपके सवाल का जवाब मैं अपने एक सवाल से देना चाहता हूँ, क्या वन साइडेड अफेक्शन को अफेयर कहा जाता है? और अगर आप लोगों के हिसाब से यह कोई अफेयर है तो यहाँ पर मेरा और जिन्यू का भी अफेयर चल रहा है, क्योंकि मैं जिन्यू को पसंद करता हूँ। तभी वहाँ पर भागते हुए हेनरी भी पहुँच जाता है और अब यह सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वहीं पर यह सब कुछ सुनकर बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी सैम के फादर बोलते हैं, आप सभी लोगों को अपने दिमाग में ऐसे गंदे विचार लाने ही नहीं चाहिए। जिन्यू बिल्कुल सैम की मदर की तरह दिखती है और इन्होंने सैम की यहाँ पर काफी ज्यादा मदद की, इसीलिए सैम जिन्यू की ओर अट्रैक्ट हुआ। और सच कहूँ तो मैं जिन्यू का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जिन्यू ने सैम को डिप्रेशन से निकलने में मदद की। अगर जिन्यू ने सैम को उसकी मदर की तरह नहीं समझाया होता तो सैम अब तक गोल्फ खेलना छोड़ चुका होता। तो जिन्यू सैम के लिए बस एक मदर फिगर है। तो इस तरह की यहाँ पर रूमर्स फैलाना बंद करो, वरना मेरी कंपनी आपके ऊपर और आपके मीडिया हाउस के ऊपर एफआईआर करेगी, जिसके बाद आपको इसका बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना होगा। तो अगली बार कुछ बोलने से पहले यहाँ पर कम से कम 100 बार सोचिएगा। अब यह सुनते ही उन दोनों मीडिया पर्सन की बोलती बंद हो चुकी होती है। वहीं पर सैम भी यह सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लेक्चर खत्म होने के बाद जिन्यू के सभी फैंस उसके साथ फोटो क्लिक करते हैं। वहीं से थोड़ी दूरी पर हेनरी, जियांसू, लीचैन और साओचैन के साथ खड़ा होता है। वहीं पर साओचैन बोल रही होती है, जैसे ही उस मीडिया वाले ने सवाल पूछना स्टार्ट किया मेरी हालत खराब हो गई थी, पर अंकल वी ने यहाँ पर सब कुछ संभाल लिया। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन सोया हुआ होता है। तभी रेस्टोरेंट का ओनर वहाँ पर आते हुए बोलता है, ब्रदर डोंग, रेस्टोरेंट खोलने का टाइम हो चुका है तो अब आपको यहाँ पर उठना चाहिए। तभी डोंग बोलता है, जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, ब्रदर डोंग, क्या आपको याद भी है कि आज तक आपने कितने पैसे मुझसे उधार लिए हैं और अब तक आपने थोड़े से भी पैसे मुझे वापस नहीं किए और आप दोबारा से मुझसे पैसे मांगने के लिए आ गए। और कल ही मैं हिसाब कर रहा था, आपके पास मेरे 200,000 युआन पड़े हुए हैं। यह सुनते ही डोंग खड़ा होते हुए बोलता है, क्या तुम मुझसे इंटरेस्ट मांगने की कोशिश कर रहे हो? वह पर्सन बोलता है, ब्रदर मैंने कब कहा कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए, बस आपने जो पैसे मुझसे लिए हैं बस आप वही वापस कर दे, यही बड़ी बात है। वैसे मुझे पता चला कि आपने किसी लोन शार्क से भी हाई इंटरेस्ट पर पैसे उठाए हैं, तो आपने इस बारे में क्या सोचा है, आप उन लोगों को पैसे कैसे चुकाओगे? डोंग बोलता है, मुझे हॉस्पिटल का बिल पेमेंट करना था, इसीलिए मैंने वह पैसे लिए। यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, और आपने पैसे बॉस माँ से लिए हैं, वह एक डॉन है और वह आपसे किसी भी तरह अपने पैसे वसूल करेंगे, तो आपको जल्द से जल्द कुछ भी करके यहाँ पर पैसे कमाना स्टार्ट करना होगा, जिससे आप बॉस माँ के पैसे चुका सको, वरना आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तभी डोंग बोलता है, मेरी लाइफ यहाँ पर पहले से ही बर्बाद है, तो आखिर यह और कितनी ज़्यादा बर्बाद हो सकती है। अब यह सुनते ही रेस्टोरेंट का ओनर एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, मुझे पता है कि आज आपका डॉक्टर से मिलने का अपॉइंटमेंट है। और अब वह अपने पास से निकालकर कुछ पैसे डोंग को देते हुए बोलता है, जाइए और जाकर डॉक्टर से मिलिए, वरना आपकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है।
अब यह देखते ही डोंग उस पर्सन के हाथ से पैसे लेते हुए वहां से भाग जाता है। तभी रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक वर्कर आगे आते हुए बोलती है, बॉस, यह पर्सन हर महीने आपके पास आता है और आपसे कुछ पैसे उधार लेकर चला जाता है। आखिर आप इसे हर बार पैसे क्यों देते हो, जबकि यह आपके पैसे वापस कभी नहीं करता। तभी वह पर्सन बोलता है, ब्रदर डोंग के मेरे ऊपर कई सारे एहसान हैं जिसे मैं कितने भी पैसे देकर नहीं चुका सकता हूं, इसीलिए बस मैं यहाँ पर ब्रदर डोंग की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। अब हमें दिखाया जाता है कि डोंग उन पैसों को लेकर भागते हुए हॉस्पिटल आता है और अब वह लाइन में लगे हुए सभी लोगों को धक्का देते हुए बोलता है, आज मेरा यहाँ पर अपॉइंटमेंट है। तभी नर्स बोलती है, मिस्टर डोंग जाकर लाइन में पीछे लग जाइए। तभी डोंग बोलता है, मैंने पहले से ही अपॉइंटमेंट ले रखी है, तो जल्दी से मुझे बताओ आखिर डॉक्टर कहाँ पर है। तभी नर्स बोलती है, अब तक आपने यहाँ पर अपने पिछले पैसे भी नहीं चुकाए हैं, तो जब तक आप अपने पिछले पैसे नहीं दे देते हो तब तक आप डॉक्टर से नहीं मिल सकते हो। यह सुनते ही डोंग अपने पास से निकालकर पैसे नर्स को देते हुए बोलता है, जल्दी से डॉक्टर को यहाँ पर बुलाओ। तभी नर्स बोलती है, आपके पिछले पैसे यहाँ पर पूरे हुए, पर इस बार अपना इलाज करवाने के लिए भी आपको पैसे देने होंगे, क्योंकि आप अपना इलाज करवाने के बाद कभी भी पैसे नहीं देते हो, इसीलिए इस बार हम आपसे पहले पैसे लेना चाहते हैं। यह सुनते ही डोंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, बकवास करना बंद करो और जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास भेजो, वरना मेरी हालत खराब हो सकती है। और अब वहाँ पर डोंग को चिल्लाते हुए देखकर वह नर्स घबरा जाती है और अपनी मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाने लगती है। वहीं पर डोंग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है, जो देखते ही आसपास खड़े लोग उसे वहाँ पर पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर डोंग को एक पैनिक अटैक आता है और अब वह नीचे गिर जाता है, जो देखते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और अब बेहोश होने से पहले डोंग टीवी के ऊपर जिन्यू का इंटरव्यू देखता है, जो देखते ही वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।